नमस्कार। साहित्य तक पर मैं जयप्रकाश पांडे आज दो बेहद जानी मानी हस्तियों के साथ हूं। दोनों अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, बड़े लोग हैं। और इस मुलाकात का कार्यक्रम हमने इसलिए तय किया क्योंकि आप दोनों ने एक बेहद अच्छी पुस्तक के साथ आप आए हैं, द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। इस पुस्तक को पेंगुइन ने छापा है और भूपेंद्र यादव जी के बारे में अलग से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सांसद या केंद्रीय मंत्री ही नहीं है, बल्कि राजनीति के उन गिने चुने लोगों में हैं जिनको अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषयों पर भी गहरी पकड़ है। पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए नहीं कि विधि और न्याय से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट रहे हैं, इसलिए नहीं कि संसद में उन्हें अपने विषयों पे बोलना है, बल्कि इसलिए कि छात्र जीवन से ही उनको पढ़ने में और अपने आसपास की चीजों को समझने में बहुत रुचि रही है। राजनीति उनका प्रिय विषय रहा है, इसलिए भी यह पुस्तक बहुत बेहतर बन पड़ी है। इला जी की बात करूं, इला पटनायक जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ी हैं, प्रवक्ता रही हैं, पढ़ाती हैं और बतौर अर्थशास्त्री आपकी बड़ी पहचान है। आप फाइनेंस और नीतियों पर काम करती रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि द राइज ऑफ द बीजेपी पुस्तक, ये दोनों अलग अलग, एक व्यक्ति कानून का जानकार, दूसरा व्यक्ति अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ, और इन्होंने मिलके द राइज ऑफ द बीजेपी पुस्तक क्यों लिखी। इस पुस्तक के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा। इस पुस्तक को जो मैं पढ़ा तो मेरे सामने एक पूरा परिदृश्य, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं फिल्म देख रहा हूं, कोई चित्र सामने आ रहा है, कोई पार्टी कैसे बन रही है, और वो पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज है, आज जिसके नेताओं का बोलना, जिसके नेताओं की कोई भी बात पूरी दुनिया में खबर बनती है। किसी भी, मैं केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी की बात नहीं कर रहा है, उनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि उनके प्रवक्ता भी टेलीविजन चैनल पर कुछ बोलते हैं तो दुनिया भर में खबरें बनती हैं, और ट्विटर, फेसबुक, गूगल, हर जगह इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर यह पार्टी, इसके लोग, इनकी नीतियां क्या कहती हैं और क्या कह रही। अभी जिन लोगों ने पिछले दिनों संसद की बहस को देखा होगा, एक बहुत चर्चित बहस चल रही है कि राष्ट्र है भारत या नहीं। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पुस्तक को इतना गहरे ढंग से, ठीक है इला जी की आपको मदद मिली होगी, निश्चित रूप से मिली होगी, दोनों ने मिलकर काम किया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसका काम ज्यादा था किसका कम था। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि हमें एक ऐसी पुस्तक लानी चाहिए जो पूरी दुनिया में संदर्भ ग्रंथ के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके? इसके अलावा अगर कोई कहानी की तरह से पढ़ना चाहे, उपन्यास की तरह से पढ़ना चाहे या कथानक की तरह से पढ़ना चाहे तो उस रूप में भी काम आए। अगर कोई इतिहास के तौर पर इसको रखना चाहे, इस पुस्तक को, कि मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए भी यह पुस्तक उपयोगी हो। यानी एक साथ एक पुस्तक कथा का, इतिहास का, संदर्भ ग्रंथ का, राजनीति शास्त्र का, सारी विषयों का आनंद देती है। तो पहले तो आप दोनों लोगों को बधाई, और यह विचार कैसे आया इस पर हमें बताएं हमारे दर्शक। धन्यवाद। और मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि जब उनका लेखन कार्य समाज के सामने प्रकाशित होता है तो उसको किस रूप से स्वीकार किया जाता है। मैं आपका और हमारे सभी पाठक वर्गों का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये पुस्तक आने के बाद हमें बहुत सकारात्मक एक सुझाव मिले हैं।
ये जो पुस्तक के बनने का क्रम है ये 2019 में प्रारंभ हुआ। इलाजी के साथ विभिन्न आर्थिक विषयों पे मैं चर्चा करता था। संसदीय समिति के दौरान वो बहुत आर्थिक विषय रखती थी, तो कभी मैं अनौपचारिक चर्चा भी उनसे कुछ विषयों में जानकारी लेने के लिए करता था। संयोग से 2019 का चुनाव समाप्त होने के बाद हमारी एक बार चर्चा हुई, जिसमें लोगों को ये लगता था कि क्या भाजपा दोबारा आएगी तो उससे ज़्यादा सीटें लाएगी। तो इलाजी ने भी एक विषय कहा था कि अब ये जो 2019 में दोबारा विक्ट्री ज़्यादा सीटों के साथ हुई है, इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई और दल है जो भारत की राजनीति के केंद्र में आया और उन्होंने इस तरीके से दोबारा अपनी सरकार बनाई। जब 2019 का विषय लिखा तो मैंने ड्राफ्ट इलाजी से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि केवल 2019 का चुनाव कहने से बीजेपी समझ में नहीं आएगी, बीजेपी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आना चाहिए। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे लिखने के बाद जब चर्चा हुई तो एक विषय आया कि बीजेपी अपनी पूर्ववर्ती अन्य पार्टियों से भिन्न किस प्रकार से है। तो जब तक गवर्नेंस का एस्पेक्ट नहीं आएगा कि आकर के इकोनॉमी और गवर्नेंस कैसे लिखा वो चेंज किया, तो चाहे अटल जी की सरकार का समय हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल हो, उसका गवर्नेंस भी इसमें आना चाहिए, तभी पूरी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के लोगों को समझ में आएगी। तो मैंने इलाजी से आग्रह किया कि क्योंकि पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स आपका क्षेत्र है, और उन्होंने इसको सहजता से स्वीकार भी किया। एक और अच्छा लाभ हुआ कि इलाजी का एक एकेडमिक बैकग्राउंड था, और पुस्तक कल को जब क्षेत्र में जाएगी तो एकेडमिकली कैसे उसको समझ में आएगी। और हम लोगों ने इस पुस्तक के ड्राफ्ट को 2-3 नौजवानों के साथ शेयर किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 1-2 प्रोफेसर जो इलाजी के जानकार थे उनके साथ शेयर किया, और हमें क्वेरी से समझ में आया कि एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जिसमें प्रवाह हो, सहजता हो, एक लेमैन भी पढ़ सके, और एक नरेटिव के रूप में आना चाहिए, और जिसकी मुख्य जो पात्र है वो व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी होनी चाहिए। तो कई बार पत्रकारों ने पूछा आपने ये नहीं बताया, तो हमने कहा ये व्यक्तियों के अंतर्द्वंद नहीं है, व्यक्तियों के सामूहिक मिलने के बाद जो पार्टी उभरी है, ये उसकी यात्रा की कहानी है। निश्चित रूप से आप इसमें सफल रहे हैं, आप दोनों लोग। मैं इलाजी से जानना चाहूंगा कि ये एक इतना विशद संदर्भ आप मतलब वहां से शुरू किए हैं जहां आइडिया के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी, और आप लोगों ने छुपाने की बात नहीं की है। एक और भी बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व का जो विचार है वह जहां से चला है, संघ की क्या भूमिका रही है पूरे कालक्रम में, कालखंड में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेके हिंदू महासभा से लेके आखिर इतने विशद क्षेत्र को जब आप कवर कर रहे थे, यादव जी ने, भूपेंद्र जी ने तो बता दिया कि 2019 की जीत के बाद हमारे दिमाग में आया चर्चा के दौरान, लेकिन आप लोग पूरे एक कालखंड को लेके चल रहे हैं जिसमें भारत का इतिहास भी समाहित है। एक राजनीतिक दल के रूप में, एक विचार के रूप में, तो आपके सामने चुनौतियां क्या थी? आपने पहले इसको क्लासिफाइड कैसे किया कि हमें ये चीजें हम लेके चलेंगे और हम यहां तक जाएंगे? और उस जाने के दौरान मैं आप दोनों लोगों को इस बात की बधाई दूंगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के क्रम में, हालांकि भूपेंद्र जी ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमने अंतर्द्वंद को नहीं लिया, समन्वय को लिया है, और जो समन्वय की बात है उसमें कहीं भी किसी के साथ एक रत्ती भी मुझे कम से कम विभेद नहीं दिखा। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे कालखंड में आप लोगों ने किसी एक व्यक्तित्व को भी छोड़ा हो, उसका योगदान जितना भी रहा हो। अगर गिलहरी की तरह का योगदान है श्री राम के पुल बनाने पर, सेतु बंध पर, तो आपने गिलहरी का भी जिक्र किया है, और नल नील जामवंत जी का भी किया, और हनुमान जी का भी किया है। तो इसकी चुनौतियां और इतनी बारीकी कैसे लेके आए? तो उसका तो क्रेडिट जाता है भूपेंद्र जी को, क्योंकि वही जानते थे पार्टी, वही जानते थे पूरी सोच, उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ रखा था, सब उनके पास, उनको याद रहते हैं सारे कि ये इस किताब में ये मिल जाएगा, उस किताब में वो मिल जाएगा। तो उसका तो बिल्कुल 100% क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मेरा जहां तक काम था वो सवाल पूछना,
आउटसाइडर की तरफ से, एक आउटसाइडर जिसको बीजेपी की समझ नहीं थी, जिसको ये जानने की इच्छा थी, समझने की इच्छा थी। और एक्चुअली कोई किताब ऐसी नहीं मिली जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अच्छा ये बीजेपी पे किताब है, इसको पढ़ के मुझे समझ आ गया इस पार्टी के बारे में। तो हमारी यही कोशिश रही कि जो कोई पढ़े उसको समझ आए, क्योंकि जैसे मुझे समझ नहीं थी, मुझे नॉलेज भी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि ये पार्टी कैसे काम करती है। आपने आरएसएस का जिक्र किया, तो क्या रिलेशनशिप है बीजेपी और आरएसएस का, पास्ट में क्या था, बनी कैसे पार्टी, जनसंघ और बीजेपी की जो जर्नी है वो कैसे हुई। तो इन सब चीजों का मैंने तो एज एन आउटसाइडर इसको अप्रोच किया। मैंने सरकार में काम किया है, पर वो पार्टी का चलना और सरकार का चलने में बहुत फर्क होता है। तो उस सबको समझने के लिए मैं ज्यादातर सवाल ही पूछती थी, और भूपेंद्र जी को सारे जवाब थे, तो हमने बैठ के कहानी पिरोई। नहीं, ये एक मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आप ये सवाल पूछना भी अपने आप में एक बड़ी बात। जैसे मैं भी ये बताऊं कि मैं भी बहुत सारी किताबें, रोज एक किताब पढ़ता हूं मैं अपने कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी पर मुझे भी इससे बेहतर किताब अब तक नहीं दिखी है, मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और या तो कोई पुस्तक लिखता है तो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे भूपेंद्र जी का नाम देखने से ये आभास होगा किसी व्यक्ति को, जब तक वो इस पुस्तक को पढ़ता नहीं है उसके दिमाग में ये आएगा कि ये जरूर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान है। ये तो एक तरफी बात है, जय जयकार होगा सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा कि ये अपने आप में इतिहास भी है, कथा भी है, कथ्य भी है, राजनीति शास्त्र भी है। तो आपने जब ये तय किया होगा, क्योंकि भूपेंद्र जी पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो अकादमिक पहलू है, इसका जो लेखन कौशल है, उसके लिए इला जी को क्रेडिट जाती है। तो आपने ये क्यों नहीं, मतलब ये चुनौती क्या आपके सामने थी कि कहीं ये बहुत बोझिल ना हो जाए, या हम इसको कथ्य में ले जा रहे हैं, कथा कहने की शैली में लिख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किताब बहुत हल्की हो जाए। इस तरह की चुनौती अगर आई क्या, और अगर आई तो क्या आप लोगों ने चर्चा की और तय कैसे किया? जी, बहुत बार ये चुनौती तो बहुत बार आई कि कितना डिटेल में जाएं और कितना साइटेशन दें, कोट दें। आपने देखा होगा 700 से ऊपर हमारी साइटेशन है इस किताब में, 730 साइटेशन हैं हमारी इस किताब में। तो हमने बहुत बार चर्चा की, हमने बहुत बार इस मैन्यूस्क्रिप्ट को साथ में पढ़ा, जोर से बैठ के 3-4 बार उसको पढ़ा, उसको बदला, उसको रिवाइज किया, एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड को और एक एक पैरा को। उसमें जब ज्यादा डिटेल हो गया तो उसको हटाया, और जब कम डिटेल हो गया तो डिटेल जोड़ा। तो यही कहानी थी। बाकी तो भूपेंद्र जी को सारी तो मतलब इतिहास पूरा पार्टी का, वो इतने साल से इतने इन्वॉल्व रहे हैं कि उनको और इतना उनका स्कॉलरशिप है, तो वही सोर्स थे सारी इंफॉर्मेशन के। मैंने तो सवाल पूछे। आप कुछ बता रहे थे। नहीं, ऐसा था कि जब बीजेपी की यात्रा को हम करते हैं तो अगर केवल बीजेपी के रेजोल्यूशंस को लिख देते तो होता नहीं। अब कॉन्टेम्प्ररी राजनीति में जब कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई रिएक्शन करती है, कोई एक्शन करती है, कोई निर्णय लेती है, किसी परिस्थिति में जाती है या कोई घटनाक्रम घटता है, तो जैसा कि इला जी बता रही हैं कि हमने 732 रिसर्च लिखे हैं, तो हमने लगभग इस समय में देश की राजनीति में जिन्होंने भी 50 से लेके 2019 तक बड़ी शख्सियतों ने अपनी बायोग्राफी लिखी। तो आप देखेंगे प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी है, या शांति भूषण जी की है, या चरण सिंह जी की है, या चंद्रशेखर जी पे लिखा गया, या इंदिरा जी पे लिखा गया है। तो उनको हमने बड़ा स्थान दिया। फिर कोई पत्रकार चाहे वो राइट का हो, लेफ्ट का हो, हमने उसमें भेदभाव नहीं किया, राजनीतिक परिस्थितियों की समझ के आधार पे किया।
तो ये कोई 732 कोई हमें मेरे से किसी ने पूछा भी कि 732 में, हमने कहा 732 में सब है, सबकी समग्रता में से बीजेपी कैसे उतरती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी, राजनीतिक पार्टी आपकी होती है लेकिन होती समाज के लिए है। सरकार में आप आते हो लेकिन चलाते समाज के लिए हो, तो उनका भी दृष्टिकोण देखना जरूरी है और वो व्यापकता इलाजी के माध्यम से भी आई और हमारे दोनों के सम्मिलित प्रयास से भी आई। इस पुस्तक का संदेश क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप अपने पाठकों को और पूरे देश को या दुनिया को, जो भी इस पुस्तक के माध्यम से? किसी भी देश के लोकतंत्र में लोगों के संवाद का और जन समर्थन की महत्वपूर्ण कड़ी कोई राजनीतिक दल होता है, और लोकतंत्र में जो लोगों के वोट्स का जो संग्रह करके जो पॉपुलर मैंडेट लेके सरकार चलाई जाती है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। 1950 में कांग्रेस इस देश पे एक छत्र राज करती थी। जब देश आज़ाद हुआ तो जैसा हमने लिखा है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ, समाजवादी आए, सुचेता कृपलानी जी जैसे के नेतृत्व में प्रजा परिषद जैसी पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई, और भारत के लोगों की आकांक्षाओं को देने के लिए गठबंधन भी बना। सबसे पहला गठबंधन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में बना। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भी पार्टी बनी, जैसे जनता पार्टी बनी। विभिन्न आंदोलनों के कारण पार्टी बनी, जैसे आसाम गण परिषद बनी, या अपने मान लो दिल्ली में आप पार्टी बनी। राजनीतिक विचारों के कारण भी पार्टी बनी, जैसे द्रविड़ पार्टियां जो है वो निकल के आई। इन्हीं सब पार्टियों के बीच में से ही एक भारतीय जनता पार्टी थी। तो अपनी कालक्रम और यात्रा में कई दल टूटते रहे, बनते रहे, कई स्मरण में रहे, कई विस्मरण में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अनटचेबिलिटी के स्टिग्मा को, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी मतलब सबने भारतीय जनता पार्टी को और विचार को अलग करके माना, उसको भी सहन करते समय, सबको साथ लेते हुए कंसेंसस की राजनीति, एनडीए की राजनीति बनाते समय अगर मुख्य धारा की राजनीति बनी है तो एक ऐसा माइलस्टोन है। जब भी कोई भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का अध्ययन करना चाहेगा तो निश्चित रूप से इस पार्टी की विषय, उपलब्धियां, विचार, योजनाएं और कार्यपद्धति, निर्णय उनको जानना चाहेगा। तो ऐसे सभी लोगों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे हमारी पार्टी के विरोधी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक जिसको कहते हैं चित्रकथा, पटकथा, एक हमने पेश करने का विषय रखा, जिसमें रेफरेंसेस दिए हैं और हमने अपनी तरफ से उस चित्रकथा को इस पुस्तक के रूप में संजोया है। इलाजी, आप बताइए। तो ये पार्टी बहुत छोटी सी, 2 एमपी से आज इतनी बड़ी पार्टी बनी, पर जो आम रीडर, आम जनता, हमारा आज का नौजवान जब इस पार्टी के बारे में पढ़ता है तो वो जो मीडिया बताना चाहती है वो सिर्फ वही देखता है, क्योंकि नेचुरली आप न्यूज में वही पढ़ते हैं, आप जो अपने सोशल मीडिया में जो देखते हैं, आपको एक पर्सपेक्टिव सिर्फ दिखता है। कुछ चीजों पे डिबेट होती है, बाकी पे डिबेट नहीं होती। तो हमारा ये एटलीस्ट हमारी ये कोशिश है कि जो भी आज नौजवान, जो भी आज हिंदुस्तान में इस पार्टी को देखता है, हर एडल्ट डिसाइड करता है मैं इसके लिए वोट करूं कि नहीं वोट करूं, मैं इसके बारे में क्या ओपिनियन रखूं, वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो, और वो सिर्फ आज की हालात देख के नहीं, बट पूरा पर्सपेक्टिव देख के, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख के और समझ के एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होल्ड करे। तो हमारी तो यही कोशिश थी और होपफुली हमने इसमें सक्सीड किया कि जो पढ़ेगा उसको एक पूरा ऑलराउंड पर्सपेक्टिव मिलेगा, 360 डिग्री व्यू मिलेगा, और उसको एक वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने का मौका मिलेगा। भूपेंद्र जी से मेरा सवाल ये है कि जब आप अपने ही दल को, जिस दल में आप लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और आज केंद्रीय मंत्री हैं, आपके लिए यह दोहरी चुनौती रही होगी, क्योंकि इलाजी एकेडमिशियन हैं, पढ़ाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कह सकती हैं, ये प्रिविलेज उनके पास थी, लेख की छूट थी, ज्ञान की छूट थी। आपके सामने एक चुनौती थी कि आपको अपनी पार्टी के बारे में लिखना था और तटस्थ लिखना था, अपने पूर्व पुरुषों के बारे में लिखना था जिनसे उस पार्टी को आधार मिला, वर्तमान के नायकों को भी लिखना था और उस मान के साथ लिखना था।
तो इस चुनौती को आपने कैसे तय किया और क्या इसके ड्राफ्ट को, इसके प्रकाशन से पहले किसी भी स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व से, क्योंकि जिनके बारे में लिखा जा रहा है उनको पता होना चाहिए कि उनके बारे में हम लिख रहे हैं, आप बतौर लेखक क्या ऐसी चुनौती, बतौर पार्टी कार्यकर्ता या केंद्रीय मंत्री नहीं, बतौर लेखक क्या आपने इस चुनौती को महसूस किया और क्या किसी भी स्तर पर साझा किया? नहीं, पहला तो इस चुनौती में आसानी ये हुई कि इला जी मेरे साथ थी, तो हम ही अपने प्रश्न खुद करें उससे अच्छा है कि एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से प्रश्न आए कि भाई ऐसा क्यों है और क्या उस प्रश्न का हमारे पास लॉजिकल आंसर है। तो जब तक हम लॉजिकली दोनों कन्विंस नहीं हुए, हमने उसको कभी चैप्टर को ज्वाइन नहीं किया। और इला जी बता रही थी कि अगर ज़्यादा बड़ा था तो डिलीशन करा, अगर कम था तो एडिशन करा, अगर क्लैरिफिकेशन था तो क्लैरिफिकेशन करने का काम किया। तो हमारा दोनों का एक बहुत लंबे समय तक डिस्कशन रहा और डिस्कशन होने के बाद भी उन्होंने सही बताया है कि हमने इसके प्रूफ को 3-4 बार जोर-जोर से पढ़ के, एक जना पढ़ता था और एक जना सुनता था और वो क्वेश्चन को करते थे। तो ये हम लोगों ने किया, तो एक इस एक्सरसाइज ने काफ़ी हमें तटस्थ करके विषयों को समझने में करी। जहाँ तक पार्टी के बड़े नेताओं का विषय, हाँ, पुस्तक लिखने से पहले मैंने ज़िक्र ज़रूर किया था कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिख रहा हूँ। लेकिन हमारी पार्टी को मैं बधाई देना चाहूँगा, किसी भी नेता ने, किसी भी केंद्रीय नेता ने मेरे को ये नहीं कहा क्या लिख रहे हो, कैसे लिखोगे, मेरा क्या लिखोगे, किसी ने नहीं कहा। सबने शुभकामनाएँ दी और सबने कहा अच्छा काम है, करिए। तो हमने किसी भी, हाँ, एकेडमिक स्तर पर 1-2 दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, 1-2 जर्नलिस्ट, 1-2 प्रशासनिक अधिकारियों को हमने एक प्री कॉपी एडिटिंग के लिए रीडिंग के लिए भेजी थी, ताकि हमें ध्यान में आ जाए कि कोई फैक्चुअल नरेशन या कोई विषय का तो नहीं है। वो एक लेखकों का अपने पुस्तक को एक एग्ज़ामिन कराने का अभ्यास रहता है। लेकिन मैं पार्टी में तो इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि पार्टी ने पूरा कहा कि भई आप लिखिए, और किसी ने भी कभी कोई ना कहा और ना कोई अपेक्षा करी। अभी तक ये पुस्तक किन लोगों के पास पहुंच चुकी है पार्टी में? मतलब क्या आडवाणी जी ने इसको देखा है, क्योंकि उनका भी एक बड़ा जिक्र है। आडवाणी क्या मोदी जी ने इसको देखा? पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंची, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी जी। लेकिन सभी वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंची है और मुझे अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी मिले। इला जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जब आप इस पुस्तक को, आपने पूरा पुस्तक लिखा है, दोनों लोग मिल के लिखे हैं, हम भूपेंद्र जी से पूछूंगा तो हो सकता है कि वो बहुत आसानी से ये उत्तर दे दें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने सवाल भी किया था, हो सकता है यह सवाल भी किया हो। आज अगर मैं पूछूं इस पुस्तक को लिखने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कब आई थी, विचारधारा के लेवल पर और सिद्धांतों के स्तर पर, वह कौन सा समय था और पार्टी उससे कैसे बाहर निकली, ये हमारे दर्शकों को आप बतौर लेखक, आपने इसको लिखते समय जो इसके अंदर दर्ज किया है उसके बारे में। देखिए, एक तो सबसे पहला पीरियड था जब पार्टी ने अपने बड़े लीडर्स को लूज किया, एक के बाद एक बड़े लीडर्स को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, दीनदयाल उपाध्याय जी को पार्टी ने लूज किया। और उसके बाद क्लैरिटी नहीं थी कि ये इस पार्टी को लीड कौन करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो एक बड़ी चुनौती थी जिसके थ्रू पार्टी जिस टाइम में गुजरी, उस वक्त जब वो, उसका हमने डिस्कशन भी किया है कि किस तरह कोई एक लीडर कांग्रेस में चले गए तो दूसरों किसी का निधन हो गया तो तैयार नहीं थी एक लीडरशिप। तो एक वो शुरू का पीरियड था जबकि काफी एक चैलेंजिंग पीरियड हमने जिसको कि डिस्क्राइब किया है। फिर आगे आकर के एक ऐसा पीरियड आया जब पार्टी जनता पार्टी में मिल गई, और जनता पार्टी के अंदर ऑब्जेक्शन रेज हुए डुअल मेंबरशिप के इशू पर आके, तो फिर से वाजपेयी जी का डिसीजन मेनली था जो हमने डिस्क्राइब किया है कि वो फिर से निकल आए बाहर और निकल के अब
भारतीय जनता पार्टी बनी। तो ये मुझे लगता है दो बड़े ऐसे इश्यूज थे, दो बड़े टाइम थे जबकि बहुत चुनौती थी पार्टी के सामने कि क्या किया जाए, कौन इसको लीड करेगा, किस डायरेक्शन में जाया जाए। मैं भूपेंद्र सर से ये पूछूंगा क्योंकि आप लोगों ने उस अध्याय में जहां की आप बात कर रही हैं दूसरी चुनौती की, पहली चुनौती के समय नेतृत्व का निधन था लेकिन विचारधारा के स्तर पर आपको कोई दबाव नहीं था। दूसरी जो चुनौती है जिसका आपने जिक्र किया, मैं उसी का सवाल का उत्तर जानना चाहूंगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा राजनीति से दूर रहा है और वह सीधे तौर पर इस बात को नहीं कहता है, अपने को सामाजिक सरोकारों तक सीमित रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग के सामने जब भी यह प्रश्न आया है अभी तक, वह हमेशा इस बात को मानता है कि हम भले ही एक अलग पार्टी हैं लेकिन हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से अलग नहीं है। तो जब आप इस बात को लिख रहे थे, ठीक है, अटल जी ने तय किया, आज के समय में लिखना, जब आपके विरोधियों के पास आपका विरोध करने का केवल एक मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यंत्र है और उनके एजेंडे पर काम करता है, इतनी साफगोई से इस बात को लिख पाना, आपने कहीं नहीं छुपाया है इस बात। नहीं, हमारे विरोधी हमारे पक्ष में कैसे कहेंगे? सबसे पहली बात तो यही है, जब आप समाज के बीच में खड़े होते हो तो आपको अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना होता है। कभी ऐसा समाज में समय नहीं आता है कि आप बहुत भले हो तो भी आपको अग्नि परीक्षा ना देनी पड़े। आखिर सीता जी को भी अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ी थी। तो ये कोई मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप भला काम कर रहे हैं, तो समाज में कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले लोग नहीं ही होंगे, आपकी हमेशा बड़ाई करने वाले होंगे। ऐसा मान के तो आप जीवन को नहीं जी सकते। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर भारतीय जनता पार्टी पे अगर नैतिक मॉरल अगर इन्फ्लुएंस रहा है तो इसको स्वीकार करने में गलत भी क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए समर्पित स्वयंसेवकों का एक संगठन है और उस स्वयंसेवकों के समर्पित संगठन में ये पहले भी कहा गया था कि संघ के स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में जाके काम करेंगे। लेकिन हमने इस पुस्तक में माननीय दत्तोपंत जी के एक वाक्य को कोट भी करा है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस का संबंध क्या है। तो दत्तोपंत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार के सबसे बड़े चिंतक हुए और मेरा एक सौभाग्य रहा कि लगभग 7-8 वर्षों तक अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मुझे उनका बहुत नजदीक से सानिध्य मिला। जब वो अंतिम पुस्तक भी बाबा साहब अम्बेडकर के समता मूलक समाज के ऊपर लिख रहे थे, तब भी मेरे को उनके साथ जाने का, बैठने का अवसर मिला। मैं उन भाग्यशाली स्वयंसेवकों में रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, संघ परिवार का आपस में जो रिलेशन है वो इंटर रिलेटेड है। हम एक दूसरे के संबंधी तो हैं पर इंटर डिपेंडेंट नहीं है, हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बीएचपी तय करती है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या किसान संघ तय करता है कि भाजपा का कार्यक्रम क्या होगा, भाजपा तय करेगी विद्यार्थी परिषद का क्या कार्यक्रम होगा। राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर समविचार के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निकले हुए स्वयंसेवक अन्य अन्य जगहों पे काम करते हैं, लेकिन वहां पर समाज के बाकी लोगों को जोड़ना, उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना, उस क्षेत्र के हिसाब से इंडिपेंडेंट निर्णय लेना, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपनी व्यवस्थाएं जुटाना, अपने रेजोल्यूशन पास करना, अपने संगठन का निर्माण करना, ये सब आपस में एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। और मुझे तो नहीं लगता कि इसको कोई छुपाने की बात है या कोई हमारे विरोधी कह देंगे तो अच्छा हम छुपा लेंगे तो भी हमारे विरोधी तो वही कहेंगे। तो उससे अच्छा है जो सच्चाई है वो सबके सामने रखी जाए, तो हमने सच्चाई को सामने रखा है। नहीं, आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने कोई महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब पहले दिन से आपने ये स्वीकार किया ही, बल्कि इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि जनसंघ के समय में भी बाकायदा प्रतिनिधि होते थे। मतलब ये आज की व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई एक व्यक्ति पार्टी में रहेगा।
और वो जब पार्टी में रहेगा तो वो संघ का काम नहीं करता है, उस दौरान वो पार्टी के लिए पूरे समय रहता है। और केवल यही नहीं बल्कि समन्वय का काम है, यह देखने का काम है कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्या भूमिका पार्टी की है, और जहां जरूरत आती है वहां वो दबाव भी बनाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि राम मंदिर आंदोलन का भी आपने विस्तार से जिक्र किया है, और उसके बाद पार्टी जब 2 सीटों पर आ गई, और बहुत करीने से आपने बताया है इस पुस्तक में कि कैसे कैसे किस किस निर्णय से पार्टी यहाँ तक पहुंची है। मुझे लगता है कि आज भाजपा अपने शीर्ष पर है। आज के समय में पार्टी की कौन सी चुनौतियां, चूंकि आप विकास की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अब आपके सामने अगर 1950 में दूसरी चुनौतियां रही होंगी तो 2022 में अलग तरह की चुनौतियां हैं और अलग तरह का दबाव। आज पार्टी के पास अगर मैं पूछूं कि कौन सी चुनौतियां होंगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरा, क्या इस पुस्तक का अगला कोई चरण आप लोगों के दिमाग में है कि हमने एक पार्टी का पूरा इतिहास, उसकी यात्रा कथा हमने लिख दी, अब अगला क्या? सबसे पहली बात है, मैं नहीं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अभी भी शीर्ष आया है। देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, बंगाल है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की और विस्तार की और गुंजाइश काफ़ी है। और जीवंत समाज में किसी भी पार्टी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका संकल्प है कि देश की सर्वस्पर्शी पार्टी बनेगी, अभी उसके सामने लक्ष्य और आकांक्षाएं बड़ी हैं। दूसरा, जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी है, तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तय किया है, तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य अगला पड़ाव है। तीसरा, चाहे व्यक्ति हो चाहे पार्टी हो, मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के एक वाक्य को हमेशा कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि जो हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं वो क्षितिज की तरह होते हैं। जैसे धरती और आसमान कभी नहीं मिलते, हम जितना आगे जाते हैं क्षितिज उतना आगे चला जाता है। ये उसी प्रकार की स्थिति किसी भी पार्टी के लक्ष्यों के लिए होती है। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, चुनौतियां निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक नॉन डायनेस्टिक पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, एक ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित किया है जिसमें हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, डिसीजन लेने के लिए पार्टी ने एक कोर कमेटी की प्रणाली को विकसित किया है। पार्टी की बढ़ती हुई सदस्यता और उसके प्रशिक्षण के लिए और आधुनिक तरीके से चलाने के लिए पार्टी ने एक पूरे 19 डिपार्टमेंट की रचना करी है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी देखेंगे तो समय समय पर पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, अपने संस्थागत स्वरूप में परिवर्तन किया है। इन सारे परिवर्तनों के साथ साथ देश की सबसे बड़ी चुनौती है मूल्य आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना, जो भी भारतीय जनता पार्टी की चुनौती के रूप में है। और जब नया समाज जिस प्रकार का आ रहा है, उसमें जेंडर जस्टिस का विषय है, उसमें पर्यावरण का विषय है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का विषय है, उसमें एक्सेस टू द स्टेट रिसोर्सेज का विषय है। ये सारे विषय ऐसे हैं जो गवर्नेंस की चुनौतियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बारे में है। तो जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, सामाजिक चुनौतियों को भी पार्टी स्वीकार करेगी, पर नॉन डायनेस्टिक राजनीति को आगे बढ़ाना, समाज के विभिन्न वर्गों में संपर्क करना, जहाँ पार्टी का विस्तार नहीं वहाँ विस्तार करना, जहाँ विस्तार हो गया वहाँ स्थायित्व रखना, और सबसे बड़ी बात, इन सारी वैल्यू बेस्ड राजनीति को देते हुए सुशासन को देते रहना। अगर हमने गवर्नेंस को ठीक नहीं दिया तो फिर जनता हमको हरा देगी। तो उस सारे मानक पे टिके रहना, ये बड़ी चुनौती है। इला मैम, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की इस पुस्तक को लिखने के दौरान जो विदेश नीति है, वह संदर्भ कितना इस पुस्तक में आया है? देखिए, हमने सरकार की विदेश नीति का डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि हम पार्टी के ऊपर फोकस कर रहे थे। हमने कुछ कई जगह रेफरेंसेस दिए हैं जिस समय सरकार में, जब पार्टी सरकार में थी, तो हमने ब्रीफली उनको टच अपॉन किया है। पर ये पुस्तक में इतना कोई, क्योंकि वो ज्यादातर देश की जो फॉरेन पॉलिसी रही है
उसी का पार्ट रही है जब भी सरकार में बीजेपी रही है। तो ये पुस्तक उसके बारे में ज्यादा नहीं है। जी, लेकिन मैं भूपेंद्र जी को ये जरूर कहूंगा कि इस एस्पेक्ट पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में जो मैं समझ पाता हूं, वह किसी भी रूप में भारत के अपने प्रचार प्रसार से कम नहीं रहा है। भूपेंद्र जी इस बात को जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या सर इस बात को किसी अलग संदर्भ में या संस्करण में जोड़ने का कुछ प्रयास या कोई नई किताब आएगी? जहां तक नई किताब की बात है, इस पुस्तक का हिंदी संस्करण जरूर आएगा। हम आपके माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल और मई में हम इस पुस्तक का हिंदी संस्करण देंगे, और निश्चित रूप से इस पुस्तक पे जो प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, कुछ अच्छे सुझाव भी मिलेंगे। अगर कोई टाइपोग्राफिकल कोई चीज़ हमें मिली तो उसको भी हम दूसरे संस्करण में और अच्छा करेंगे। अभी तो हम इस पुस्तक का हिंदी संस्करण लाए हैं, 2 साल का एक लंबा डिस्कशन करा है, तो मुझे और इलाजी को भी लगता है कि अब समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल हमने बहुत ज़्यादा डिवोट होके करा। खासकर शाम का वो टाइम जब हम बहुत लंबी चर्चा किया करते थे, तो थोड़ा भी खाली रहते हैं। हिंदी संस्करण निकालने के बाद ही कुछ नया सोचें। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जरूर, ये किताब निश्चित रूप से बेहद पठनीय है। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को खरीदें, और केवल हिंदी नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में आपको इस पुस्तक को ले जाने का प्रयास करना चाहिए। खासकर जिन राज्यों की आपने बात की जहां भारतीय जनता पार्टी को पहुंचना है, वहां लोगों के दिमाग में, हालांकि वहां अंग्रेजी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी जाती है, तो तमिलनाडु, उड़ीसा, उन जगहों के लोगों को, खासकर बौद्धिक वर्ग में आप इस पुस्तक को पहुंचाएं ताकि उनके दिमाग में यह आए। मेरा सुझाव जरूर है कि विदेशों में भारतीय जनता पार्टी को एक दिन में नरेंद्र मोदी जी हाउडी मोदी नहीं कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि विचारधारा के स्तर पर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आपकी जो पहुंच रही है उसे भी दर्ज किया जाना चाहिए। ये सुझाव है। आगे आप उस पर ध्यान करके भी कोई नई पुस्तक, कोई नई चीज हमारे सामने आएगी। बहुत बहुत शुभकामना। चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद हमसे, और मैं दर्शकों को चाहूंगा कि वे इस पुस्तक को जरूर खरीदें। अगर हिंदी आप पढ़ते हैं तो हिंदी में जल्द ही यह पुस्तक आ रही है, 2 महीनों में आ जाएगी, जैसा कि भूपेंद्र जी ने वादा किया है। और इला जी, बहुत बहुत बधाई। आपके अगले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आप तो बता सकती हैं। भूपेंद्र जी से तो चलिए, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने बहुत सारे रोज प्रोजेक्ट होते हैं। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, ग्रीन एनर्जी, डिजिटाइजेशन, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन, बहुत कुछ आ रहा है, तो हम उन्हीं पे अभी फोकस करके काम कर रहे हैं। आप उस पे किताब लेके आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।